हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली अब हम एनालिसिस करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन का। एसएससी सीजीएल 2019 की आपके आंसर की भी आ चुकी है, फाइनल स्कोर भी आ चुका है, कट ऑफ भी आ चुकी है। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ, किस शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़े। ठीक है, अगर आपका एक पर्टिकुलर शिफ्ट है उसमें दो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, किसी का स्कोर 100 है और किसी का स्कोर 120 है, तो क्या वेरिएशन वहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानेंगे और मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि नॉर्मलाइजेशन से बड़ा गलत हो गया, उनके मार्क्स कम हो गए, या दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए, उन्हें एनडी एडवांटेज मिल गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद और आप एक सही फोकस के साथ अपनी आगे तैयारी कर पाओगे। और ये एनालिसिस से लेके मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई भी मेरी एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगी एसएससी सीजीएल 2019 के लिए, राइट। तो ये फाइनल एनालिसिस से पहले हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया था कि क्या कट ऑफ जा सकती है और अप्रॉक्सीमेटली वही कट ऑफ गई। और अब हम एनालिसिस कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ। वैसे तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि किस तरह से काम करता है नॉर्मलाइजेशन, पहले भी बहुत बार एनालिसिस किया है नॉर्मलाइजेशन के, और बिल्कुल सेम पैटर्न की चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिली। बिल्कुल पिछले साल जैसा ही नॉर्मलाइजेशन इस बार भी हुआ है और जो आपको कट ऑफ मिली है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद कट ऑफ मिली है 147 पॉइंट समथिंग। अगर हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करें वो काफी ज्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम देखेंगे ज्यादातर शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं। तो जो आपके मन में डर है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ चलेगी, उस डर को भी भगाना है हमें और एक्चुअल कट ऑफ पे भी आना है। और हमें साथ ही साथ ये भी देखते हुए चलना है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलें कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा एक बार की में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत गाइड करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, और सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्कोर कार्ड्स भी दिखाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट हमारे सर्वे में आया वो आया 46.16 मार्क्स का। मैक्सिमम डिक्रीमेंट की बात करें, घटा भी है लोगों का स्कोर, लेकिन मैक्सिमम डिक्रीमेंट की अगर हम कहेंगे तो वो कितना भी हो सकता है। सपोज करो एक पर्टिकुलर शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, आप उसमें 0 नंबर स्कोर कर रहे हो तो मैक्सिमम डिक्रीमेंट आपका -60 भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर उसने कितना स्कोर करा। लेकिन हम उस बच्चे का तो पता कर सकते हैं जो मैक्सिमम स्कोर करके जा रहा है, लेकिन हम उस कैंडिडेट का पता नहीं कर सकते जिसने मिनिमम स्कोर करा, वो सर्वे में पार्ट लेगा ही नहीं, राइट। तो कोई मैक्सिमम डिक्रीज नहीं होता है यहाँ पे, वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप सर्वे में आगे बढ़ोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एनालिसिस में, ठीक है। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट हमें देखना है कि कितना हुआ, 46.16 मार्क्स का हुआ। एक एक करके सारी शिफ्ट देखेंगे कि शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, एसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, वो हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करना। तो हम बेसिक चीजों से समझने की कोशिश करेंगे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। और अब तो हमें पूरा पैटर्न ही समझ आ गया किस तरह से जनरली नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स हो गए जिनमें नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो हम काफी हद तक बता सकते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों का अकाउंट लॉक हो चुका है, जो अपने मार्क्स नहीं देख पा रहे, उन लोगों के लिए एक खबर तो मेरे पास ये है कि सर्वर इशू की वजह से होता है, तो आप 1-2 दिन बाद और ट्राई कर लेना, वरना उस टाइम ट्राई करो जब सर्वर पे सबसे कम हो। शायद रात के 2 या 3 बजे आप ट्राई कर लो, राइट। कुछ इस तरह का टाइम चूज करो जहां पे कम से कम लोग देख रहे हो, तो आपका चांसेस है ओटीपी आपका आ जाएगा और आप मार्क्स देख पाओगे। काफी लोगों देख चुके हैं ऑलरेडी जो पहले नहीं देख पा रहे थे, इनका पहले अकाउंट लॉक हो गया था। अगर फिर भी आप मार्क्स नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अपना रो स्कोर पता है, मैं शिफ्ट वाइज जब एनालिसिस करूंगा आप रो स्कोर के हिसाब से देख लेना नॉर्मलाइज स्कोर बच्चों का कितना गया है, ठीक है। आपको अपना आइडिया लग जाएगा आपके मार्क्स कितने रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 की कट ऑफ से। अगर हम टीयर 1 की कट ऑफ देखें, यूआर कैटेगरी के आपके कितने लोग थे, 147.78 आपकी कट ऑफ गई थी, जिसमें 25,876 कैंडिडेट्स ने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, आप इसी में ये चीज भी नोट करोगे कि टोटल अगर हम बात करें 61,259 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके इससे ज्यादा मार्क्स थे। यूआर कैटेगरी से इतने थे, बाकी सभी कैटेगरी से मिला दें तो टोटल इतने कैंडिडेट्स थे जो इससे ज्यादा स्कोर करके गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जेएसओ की कट ऑफ गई थी। जेएसओ में अगर हम देखें यूआर कैटेगरी के इतने कैंडिडेट्स थे, लेकिन जो अगर हम ओवरऑल देखें सारे कैंडिडेट्स को, इन कैंडिडेट्स को भी मिला दें तो जितने लोगों के 165.77 से मार्क्स ज्यादा हैं वो 8215 बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इससे ज्यादा कैंडिडेट्स रहे होंगे, सभी लोग जेएसओ के लिए एलिजिबल भी नहीं थे और सभी लोग इसका पेपर देना भी नहीं चाहते, राइट। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए ये नंबर है, वरना एक्चुअली में जो 165 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा होंगे इससे, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ की बात करेंगे, ये कट ऑफ गई है आपकी यूआर कैटेगरी से 180 मार्क्स। और अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स जो इस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेके आए, अगर उसे भी ऐड कर दिया जाए तो 4065 कैंडिडेट्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं 4000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 180 से ज्यादा स्कोर करके गए हैं इस बार। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, सर्वे के मोटे मोटे हाइलाइट्स आपको बता देता हूं।
अगर हम बात करें यहाँ पे जो सैंपल साइज हमारे पास आया वो लगभग 4200-4300 कुछ था, उसमें से जो इनकरेक्ट डेटा था उसे हटाया गया, फिल्टरिंग की गई और उसके बाद 4098 कैंडिडेट्स का डेटा ऐसा निकल गया है जो ऑलमोस्ट करेक्ट है। उसमें से भी 20-30 ऐसे हो सकते हैं जिनका डेटा हल्का सा गलत हो, जो हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए हो, लेकिन टाइम लगता है रेक्टिफिकेशन में। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, डबल एंट्रीज थी, ठीक है, जिन्होंने गलत मार्क्स एंटर रखे थे वो पहले रेक्टिफाई कर दिया। जो आपको फॉर्म दिया गया था वहां पे भी काफी फिल्टर्स लगाए गए थे जिससे कि आप गलत मार्क्स एंटर करो तो आपका फॉर्म ही सबमिट ना हो, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल शिफ्ट्स कंबाइंड की बात करूं, जो एवरेज रो स्कोर हमारे पास आया वो आया 134। और अगर हम बात करें एवरेज स्कोर, जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका एवरेज रो स्कोर था 134 मार्क्स, और वो बढ़ के कितना हो गया, वो हो गया आपका 158.24 मार्क्स। तो अगर हम बात करें एवरेज में, अगर सभी शिफ्ट को कंबाइन करके मैं कहूं तो एवरेज में 24.24 मार्क्स हर एक कैंडिडेट्स के बढ़े हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जो आपकी कट ऑफ गई है, जो गई है आपकी 147.7 समथिंग, अगर इसमें से 24 नंबर आप घटा दोगे तो एक्चुअल कट ऑफ जो आपके पेपर के हिसाब से बनती है वो बनती है आपकी 123 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आप कट ऑफ का नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 125 के आसपास, अगर आप पेपर का लेवल देख रहे हो। अगर हार्ड शिफ्ट है तो यही आपका 107 में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी शिफ्ट है तो यही नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 143 मार्क्स में, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कट ऑफ का डर है वो अपने दिमाग से यहाँ पे निकाल दो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लियर है ये चीज, ठीक है। पिछली बार भी 2018 की बात करें वहां पे भी 15-15, 20-20 नंबर ज्यादातर शिफ्ट में बढ़े थे, सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ के। और एक शिफ्ट जो इजिएस्ट शिफ्ट थी उसमें भी होता है, एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा आप स्कोर करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, उससे कम स्कोर करते हो तो घटते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये मान के चलो अगर आप फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो कि आपकी कट ऑफ लगभग इसके आसपास गई है, अगर आप मॉक दे रहे हो तो इस नंबर को ध्यान में रखते हुए चलो कि एग्जाम की कट ऑफ इतनी जाती है। मैं मॉक में अगर 140-150 स्कोर कर रहा हूं तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलो, ठीक है। मॉक का लेवल थोड़ा और अच्छा होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरे पास काफी लोग क्या रहती है, सर कट ऑफ तो पिछली बार 148 गई थी, मतलब इस बार गई है, ठीक है। मैं मॉक दे रहा हूं, अभी तैयारी तो मेरी लगभग हो गई और मेरे 130 ही नंबर आ रहे हैं मॉक में, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इतना आ रहा है तो कट ऑफ तो तब भी क्लियर हो रही है। बढ़े आगे। अच्छा, कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं सर्वे की, बाकी चीजें डिस्कशन करते ही रहेंगे हम, ठीक है। मैंने जब फॉर्म दिया था आप लोगों को फिल करने के लिए तो मैंने ये भी पूछा था कि आप सीजीएल 2018 से जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। पता तो चले कि इस बार सीजीएल 2019 में सीजीएल 2018 के कितने कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं 2018 में, और वहां से हो सकता है उन्हें ड्रीम जॉब मिल जाए, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। आप देखोगे टोटल इतने लोगों ने भरा, एवरेज रो स्कोर इतना रहा, नॉर्मलाइज स्कोर एवरेज इतना रहा, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर जो रो स्कोर गया वो हमारा 190 मार्क्स गया और मैक्सिमम नॉर्मलाइज स्कोर गया इतना, ठीक है। जो हमारे डेटा में आया वो इतना है, हो सकता है किसी ने इससे भी ज्यादा भी स्कोर किया हो और हमने हमारा फॉर्म उसने फिल ना किया हो, तो पॉसिबल है इससे ज्यादा स्कोर भी किसी का रहा हो, राइट। अगर हम बात करें इनमें से 4098 कैंडिडेट्स में 1435 कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनकी जॉब लगनी है सीजीएल 2018 से, भी वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी सीजीएल 2018 से, राइट। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपको। अगर सीजीएल 2018 की पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो हो सकता है आगे वो लोग ना जाएं और अपना 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं और 2019 की सीट बच जाए इससे, राइट। तो ये फायदा मिलेगा। 2018 का रिजल्ट नहीं आया अभी टियर 3 का और उससे पहले 2019 का पेपर हो गया तो सारे अपीयर हो ही जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 2018 में भी 600 में से कितने 570, 580, 560, 550 नंबर लेके आए हुए हैं 600 में से टियर 2 तक, और इस बार भी उनके सीजीएल 2019 टियर 1 में 190, 195, 198 ऐसे नंबर हैं, 200 नंबर भी हैं कुछ के, राइट। तो इस तरह के हैं कैंडिडेट्स। तो वही है कि अगर उन्हें 2018 से उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी तो वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए यूएफएम का इशू मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी वही डिसाइड करेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी वजह से आपकी ड्रीम जॉब निकल जाए हाथ से, या फिर कोई और, या जो भी आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो वाले कैंडिडेट जो वहां पे नहीं मिला तो फिर वहां मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उस इशू को, जो मैं मानता हूं। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वे में 180 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स हमारे 547 रहे, और इन 547 में से ये नंबर अगेन इंपॉर्टेंट है, 327 कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीजीएल 2018 से जॉब। अगर सीजीएल 2018 से उन्हें मिल जाती है उनकी ड्रीम जॉब तो काफी फर्क पड़ेगा सीजीएल 2019 की कट ऑफ पे भी। और अगर ड्रीम जॉब नहीं मिलती, से मैं कहता हूँ 327 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से ड्रीम जॉब जिन्हें मिलेगी, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो चांसेस हैं सीजीएल 2018 में भी इन्हें ड्रीम जॉब मिल जाए। तो इनमें से अगर आधे भी कर दो आप तो लगभग 160 कैंडिडेट, इसके भी थोड़ा कम कर दो, चलो मैं कह देता हूँ 120 कैंडिडेट तो कम से कम ऐसे होंगे जो सीजीएल 2019 से जॉब नहीं लेंगे। तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। टोटल आपके 4000 से ज्यादा लोग थे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी लगभग 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा 500 से 800 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको
जो हो सकता है सीजीएल 2019 से जॉब ना ले, 2018 से ही उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सारे ही लगभग सभी ने पेपर दिया इस बार, कुछ को छोड़ के। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा, कैटेगरी और एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई आपका फ्रेंड कह रहा है कि कैटेगरी की वजह से उसकी कैटेगरी दूसरी है और उसके मार्क्स क्या हो गए, उसे ज्यादा मिलकर नॉर्मलाइजेशन में, तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे ढंग से पता नहीं चला। ऐसे ही एक्यूरेसी का है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता नॉर्मलाइजेशन में। मैंने पहले भी बताया, काफी टीचर्स को पता नहीं होता, वो फिर भी वीडियो बना के कह देते हैं कि एक्यूरेसी का रोल पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना फॉर्मूले में और ना ही एक्चुअल डेटा में। मैं आपको सारा डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कैटेगरी और एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है, इसे याद रखो। टॉप 10 रैंकर्स की बात करूंगा मैं रो स्कोर के बेसिस पे, तो ये सारा का सारा उन लोगों का डेटा है, तो सभी लोगों को बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ठीक है, ये उनके रो स्कोर रहा है, ये उनका नॉर्मलाइज स्कोर रहा है, और ये उनका फीडबैक है हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए, और ये उनकी पर्टिकुलर शिफ्ट्स भी हैं। और ऐसे ही नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे बात करूं, क्योंकि एक्चुअल स्कोर तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है, तो टॉप 10 कैंडिडेट्स ये रहे। मैक्सिमम नॉर्मलाइज स्कोर इतना रहा, बाकी 205 तक टॉप 10 हमारे सिमट गए, और ये उनका फीडबैक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इनके रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे 162 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ गए और 207.8 मार्क्स बन गए, तो 45 लगभग मार्क्स यहाँ पे इनके 45.3 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। कौन सी शिफ्ट थी? 4 मार्क्स की शिफ्ट 2 थी, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी हमारी। ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी, तो मैक्सिमम मार्क्स का इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला। ऐसे 5 मार्क्स की शिफ्ट 1। क्लियर, बढ़े आगे। इनके कुछ के स्कोर कार्ड हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो कि कैसे कैसे वो स्कोर कर रहे हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। राइट, यहाँ पे 202 नंबर है। ठीक है, इन्होंने जनरल अवेयरनेस में 34 नंबर स्कोर करे। मेन जनरल अवेयरनेस का मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इनका 36 मार्क्स है सिर्फ जनरल अवेयरनेस में, और इनका मार्क्स है 201। और आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस स्कोर कार्ड में जनरल अवेयरनेस में इनके काफी अच्छे स्कोर हैं। 42.5 स्कोर था, 199 टोटल स्कोर बना नॉर्मलाइजेशन के बाद। यहाँ पे 45 स्कोर है, 206 कुछ मार्क्स बने। ठीक है, जिनके अच्छे स्कोर है मैं कोशिश करूंगा कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोज उनसे लूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग फ्यूचर में और अच्छा कर पाओ इस सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, और अभी आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो इनके जनरल अवेयरनेस में कितने नंबर है, सिर्फ 21 नंबर है, फिर भी इनका 205 तक स्कोर पहुंच गया। ठीक है, इनके 42 नंबर है, इनका इतना गया, और इनके 30 मार्क्स है, इनका 207 तक स्कोर चला गया। 30 मार्क्स के बाद भी 23 नंबर है, तब भी 208 तक पहुंच गए। ठीक है, 23 नंबर सिर्फ जनरल अवेयरनेस में, फाइनल स्कोर 208 तक पहुंच गया। राइट, यहाँ पे सिर्फ 21 नंबर है जनरल अवेयरनेस में, फिर भी 207 तक स्कोर चला गया। और अगर मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है, तीनों सेक्शन को कंबाइन कर दो, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जितने में वो सेक्शन कवर करोगे इतने में खाली जनरल अवेयरनेस सेक्शन होगा आपका। राइट, तो अगर आप सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा जनरल अवेयरनेस सेक्शन ही पढ़ रहे हो। मैंने देखा पूरे दिन सुबह से शाम तक कभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, पूरे दिन जनरल अवेयरनेस करते रहते हैं, बाकी सेक्शंस को टाइम नहीं देते। सीजीएल एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। रीजनिंग इजी आती है सीजीएल में, सीएचएसएल में, सभी एसएससी एग्जाम्स में, बाकी अब तो लेवल थोड़ा ठीक कर दिया एसएससी ने। और सबसे ज्यादा फोकस आपका मैथ्स और इंग्लिश पे होना चाहिए, क्योंकि टीयर 2 में 200-200 नंबर के ये आते हैं, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे। अगर 700 नंबर की बात करूं, 700 में से 600 नंबर मैथ्स और इंग्लिश के हैं, तो इन दोनों सेक्शन पे सबसे ज्यादा कमांड आपकी होनी चाहिए। 50 नंबर फिर रीजनिंग हो गए, 50 नंबर सिर्फ जनरल अवेयरनेस के। तो टीयर 1 में एक लिमिटेड रोल प्ले करती है, और उसमें भी अगर आपके हार्ड शिफ्ट आ गए, कम भी आ गए, आप देखोगे यहाँ पे इनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 है, इंग्लिश में 47.5 है, रीजनिंग में 43.5 है। अगर जनरल अवेयरनेस में 21 नंबर भी रह गए, 22 नंबर भी रह गए, तब भी 207 टॉपर बन गए। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो तैयारी करनी है जनरल अवेयरनेस को, ढीला तो छोड़ना नहीं, रिस्क तो ले ही नहीं सकते, लेकिन आप ये मान के चलो, ये फोकस मत करो कि मुझे 50 में से 50 लाने जनरल अवेयरनेस में। आप 50 में से 30 भी ले आओगे ना, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। ठीक है, फिर भी आप टॉपर बन सकते हो इतना स्कोर लाने के बाद जनरल अवेयरनेस में। अगर आपकी थोड़ी हार्ड शिफ्ट आ गई, इजी शिफ्ट आ गई, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आप 40 भी नंबर ला सकते हो, तब भी आप टॉपर की लिस्ट में पहुंच जाओगे। समझ आई? अच्छा, एक एस्पिरेंट है, इनके स्कोर कार्ड भी दिखाता हूं, मेरे पास आया। ठीक है, इनका टोटल जो नॉर्मलाइज स्कोर बना वो कितना बना? 195.17 मार्क्स बना। जनरल अवेयरनेस में मार्क्स कितने? सिर्फ 8.5। ठीक है, रो स्कोर आया 156, हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट नहीं, जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उनसे थोड़ी सी कम शिफ्ट थी। ठीक है, थोड़ी मॉडरेट से थोड़ी बेटर शिफ्ट थी, और इनके मार्क्स अब जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 8.5 थे। स्टिल 200 में से इनके कितने नंबर आ गए? 195.17। तो यही कह रहा हूं कि अपना जो फोकस कर रहे हो आप पढ़ते टाइम, ध्यान रखना है कि किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे
तो हम फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो पहले 3 सेक्शन है जो आपके, उनमें कोशिश करो 150 में से 140 तक का एम करके चलो, मैक्सिमम स्कोर इन तीनों सेक्शन में करो, बाकी जनरल अवेयरनेस में जितना टाइम मिल जाए वो दो, फ्री का टाइम आगे का। ये 3 सेक्शन पूरे होने चाहिए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, और इंग्लिश मैथ तो आपके प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इससे इंग्लिश जनरल रीजनिंग में 50 में से 50, क्वांट में 48 और इंग्लिश में 50 में से 50 पॉसिबल है। थोड़ी मेहनत करनी है बस आपको इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा, और इंग्लिश और क्वांट में तो वैसे भी आपको पता है मेंस में भी आएगा, तो आगे तक की तैयारी साथ के साथ करते चलो टीयर 1 के टाइम पे। अच्छा, 5 मार्क्स शिफ्ट 1 का एक एस्पिरेंट ऐसा भी है जिसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में -1 नंबर आए। अच्छा, अगर आप -1 फाइनल स्कोर भी इनका काफी कम है, लेकिन -1 क्वांट में लेके आ रहे हो तो सीजीएल जैसे एग्जाम में आप सिलेक्शन भूल ही जाओ, क्योंकि आपकी क्वांट सेक्शन काफी ज्यादा यहाँ पे वीक हो जाती है, और मेंस में 200 नंबर का आपका क्वांट सेक्शन पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसा मत करो कि क्वांट सेक्शन को इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया और इतने कम स्कोर लेके आ रहे हो, राइट, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है, तो मेहनत करो उसमें। अच्छा, अगर हम बात करें सीजीएल 2018 का भी स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। मैक्सिमम जो स्कोर सीजीएल 2018 में गया था वो गया था 222.25, उज्जवल भाई का गया था, उज्जवल भाई का। और अगर हम बात करें यहाँ पे 222.25, लेकिन इस बार जो अभी तक हमें मैक्सिमम स्कोर मिला है 208 पॉइंट समथिंग मिला है, ठीक है। मैंने एक जगह देखा था 216 भी कोई बता रहा था उनका स्कोर है, मेरे सर्वे में नहीं आया तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा। तो किसी का अगर इतना भी जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मान के चलो मोटा मोटा आपका 210 नंबर तक सारे लोग निबट जाएंगे। उसके बाद 2-3 लोग अगर 210 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तो उनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 2-3 नहीं है, आपकी 8500 कुछ वैकेंसीज हैं, राइट। तो 2-3 लोग बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाए, बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो अगर हम बात करें सीजीएल 2018 में भी टीयर 2 तक मैक्सिमम स्कोर 600 में से 618 गया है आपका, तो क्या 618 स्कोर देखोगे आप? नहीं देखोगे, समझ आया, ठीक है। हमने कहा था सेफ स्कोर टेक्स असिस्टेंट के लिए सीजीएल 2018 में 484 है यूआर कैटेगरी से, कितने में से? 600 में से, टीयर 2 तक। तो जॉब तो इस बंदे को भी मिल रही है, और जो टॉपर है उसे उसकी ड्रीम जॉब मिलेगी, बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है, वो चीज ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कभी भी टॉपर के मार्क्स देख के घबराना नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देखोगे टीयर 2 के बाद इन दोनों मार्क्स के अंदर गैप कितना ज्यादा आ गया, 130 कुछ नंबर का गैप आ गया आपके पास यहाँ पे, 134 नंबर का बेसिकली, राइट। तो ये सब देख के घबराना नहीं है कि टॉपर इतना स्कोर कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि लोग इतना भी स्कोर करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इजी टू हार्डेस्ट शिफ्ट की, तो जो मैंने एनालिसिस किया था आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का एनालिसिस किया था, और जो एक्चुअल में हुआ एक्चुअल डेटा के हिसाब से वो ये हुआ। एक्चुअल डेटा पे आप देखोगे यहाँ पे जो 9 मार्च की शिफ्ट 3 है ये सबसे इजीएस्ट रही, जबकि ये थर्ड एक्सपेक्टेड थी, सबसे इजीएस्ट लग रही थी, 3 मार्च की शिफ्ट बन जाएगी। और जो अभी सर्वे में डेटा आया उसमें भी रो स्कोर के हिसाब से देखेंगे हम, तो सबसे जो ज्यादा स्कोर लोगों ने कराया थर्ड मार्च की शिफ्ट 1 में कराया, लेकिन ये थोड़ा स्विच हो गया और थर्ड मार्च शिफ्ट 1 आपकी थर्ड नंबर पे पहुंच गई, और 9 मार्च की शिफ्ट 1 सबसे इजीएस्ट शिफ्ट बन गई यहाँ पे, जिसमें आपको रो स्कोर लाना पड़ा 143 मार्क्स टू गेट सिलेक्शन, ठीक है। तो काफी ज्यादा गलत हो गया 9 मार्च शिफ्ट 3 वालों के साथ, बट लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, कुछ सोच समझ के बनाया। अभी हम देखेंगे कितना ज्यादा बेहतर है, वो कितना सही है, कितने हद तक उसने एवरेजिंग आउट करा है और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी है। आप देखोगे 7 मार्च शिफ्ट 1 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे 7 मार्च शिफ्ट 1 में 139 मार्क्स पे आप सिलेक्शन ले पा रहे हो, और यहाँ पे लास्ट कट ऑफ देखोगे 4 मार्च शिफ्ट 2, 4 मार्च शिफ्ट 2 में 107 नंबर पे आप क्या ले पा रहे हो, सिलेक्शन ले पा रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने कट ऑफ बताई थी आपको यूआर कैटेगरी से, इन सब चीजों की, ये यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है, आप देखोगे इसकी इतनी ही बताई थी। अगर हम बात करेंगे इससे ऊपर जाओगे तो आप सभी की चेक कर रहे हैं लगभग सेम गई है, बस एक 9 मार्च की जो शिफ्ट 3 चली गई हमारी, इसकी कट ऑफ चेंज हो गई, और ये डेटा के हिसाब से हम कट ऑफ एज्यूम करते हैं कि एवरेज से कितना फर्क पड़ा, और वही थोड़ा हो जाता है। बाकी ज्यादातर कट ऑफ लगभग 1-2 इतने गैप में खत्म हो गई सारी की सारी। तो काफी सही एनालिसिस रहा, और मुझे लगता है कि अब तक का मेरा भी बेस्ट एनालिसिस ये रहा टीयर 1 के हिसाब से, और फ्यूचर में भी इससे बेहतर एनालिसिस करना शायद ही पॉसिबल होगा मेरे लिए भी, क्योंकि कई बार सर्कमस्टांसेस तुम्हें फेवर कर जाते हैं और जो तुम सोचते हो वो चीजें काम कर जाती हैं, राइट। वैसे मेहनत बहुत करता हूँ मैं, इस एनालिसिस के लिए भी 3 से 4 दिन की मेहनत लगी है पूरी, ठीक है। तभी थोड़ा डिले भी हो गया, 1 दिन डिले हो गया जितना कहा था उससे। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर किस किस स्कोर पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, यूआर कैटेगरी पे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगेन आप देखोगे आपकी कट ऑफ कितनी गई, आपकी कट ऑफ गई 147 पॉइंट समथिंग 7, 148 मान लो। और आप देखोगे ईजीएस्ट शिफ्ट में भी अगर आप 143 नंबर ले रहे हो, और हार्डेस्ट शिफ्ट में कितने नंबर ले रहे हो, 107.5 नंबर ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। दोनों को अगर आप ऐड भी कर दोगे 10 कितना बन जाएगा आपके पास, 150.5 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं लगभग 125 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। यही हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कट ऑफ को क्या मान के चलना है, 125 मान के चलना है।
तो एवरेज में जो कट ऑफ है आपकी वो 125 नंबर है 200 में से, ये मान के चलो, ठीक है। 148 को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग में बस ये नंबर रखना है, आगे तैयारी करनी है तो। ऑल्दो हमें जो कट ऑफ होती है उससे थोड़े एक्स्ट्रा नंबर लेके चलने पड़ते हैं, जिससे कि हम अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच पाए या इंटरव्यू पोस्ट तक या 4600 ग्रेड पे तक की पोस्ट तक पहुंच पाए। अच्छा, जो बाउंड्री पे है उनका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं, किस केस में आपको सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, किस केस में आप ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो या फिर एक अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हो बॉर्डर के पास, और किस केस में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, शिफ्ट वाइज आपको दिख जाएगी किस किस नंबर पे किस किस पर्टिकुलर शिफ्ट में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट वाइज है, डेटा अरेंज कर दिया, शिफ्ट 3rd मार्च की शिफ्ट 1, 3rd मार्च की शिफ्ट 2, 3rd मार्च की शिफ्ट 3, ऐसे ही 4th मार्च की शिफ्ट 1, 4th मार्च की शिफ्ट 2, 4th मार्च की शिफ्ट 3, और सारा डेटा आपको यहाँ पे ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब नॉर्मलाइजेशन पे आते हैं, नॉर्मलाइजेशन कुछ किस तरह से हुआ एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। सबसे पहले हम ये जानेंगे नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए अच्छा है या बुरा। अच्छा, जो मैंने एनालिसिस किया उसमें जो लोगों ने पार्ट लिया सर्वे में, लगभग 4-4500 कुछ कैंडिडेट ने पार्ट लिया, उनका मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया। ठीक है, जैसे कि 3 मार्च शिफ्ट 1 की बात करूं, अभी भी सबसे ज्यादा लोगों का एवरेज इसी शिफ्ट में रहा 152.16, जो जिन लोगों ने हमारे सर्वे में पार्ट लिया। ठीक है, ऑलरेडी काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपके कम रहे तो कम रह गए ज्यादा। ठीक है, उसमें सबसे मैक्सिमम स्कोर अब भी इसमें रहा, तो सबसे इजी शिफ्ट यही होनी चाहिए थी, लेकिन बस 9 मार्च की शिफ्ट 1 और 3rd मार्च की शिफ्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, बाकी सारी शिफ्ट का लगभग सेम रहा, और बाकी 1-2 नंबर का जिनमें गैप होता तो उसमें चेंज हो ही जाता, तो उसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो एवरेज जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा है शिफ्ट में इतना रहा 163.25, और इंक्रीमेंट इतना में देखने को मिला। एवरेज स्कोर पे देख रहे हैं, वैसे अलग अलग इंक्रीमेंट रहा, वो सारा हम देखेंगे, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे 163.27 है, 157.12, 159, 158, 156.27, 157, 155, सभी के सभी नंबर्स आप देखोगे कहीं ना कहीं 160 के अप्रोक्स पास हैं। सबसे ज्यादा एडवांटेज जो लगा मुझे कि 3 मार्च की शिफ्ट 1 इजी शिफ्ट थी, तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया इजी शिफ्ट होने के बाद भी, तो ये सबसे बेहतर रहा। बाकी जो जिनका 9 मार्च की शिफ्ट 3 को था उनको थोड़ा डिसएडवांटेज मिला, क्योंकि उनका एवरेज स्कोर 142 जा रहा था जो अभी सर्वे हुआ उसमें, और इंक्रीमेंट के बाद उनका एवरेज स्कोर 147 ही बना, क्योंकि इस वाली शिफ्ट में ऐसा हुआ कि आपके मार्क्स घटे भी हैं। 9 मार्च की शिफ्ट 1 में भी मार्क्स घटे हैं, 9 मार्च की शिफ्ट 3 में भी मार्क्स घटे हैं, अभी देखेंगे कैसे। क्लियर है? तो ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई, लगभग 160 के आसपास सारी की सारी आपकी क्या हो गई, सभी का एवरेज स्कोर जा रहा है सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ बेन, हम आंख बंद करके कह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बैलेंसिंग आउट हो गई, 1-2 केसेस में कई बार आपको घटा भी जाता है, ठीक है वो चलता है, लेकिन अगर 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोगों का फायदा हो रहा है या 98 लोगों को सही डिसीजन दिया जा रहा है उनके लिए, और 2 लोगों के साथ कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हमने एवरेजिंग से करा, राइट। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल अलग है इससे, और उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो एवरेज तो एक छोटा सा फैक्टर है जिससे हम बिल्कुल बेसिक जो कहते हैं ना स्टैट्स करते हैं, वो है एवरेज। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत चीजें हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ा बेटर है, और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट होता तो शायद ये और ज्यादा चीजें करीब आ जाती। ठीक है, तो भरोसा रखो, बहुत सोच समझ के वो फॉर्मूला बनाया गया है। अगर हम बात करें, अब एक एक शिफ्ट पे आ जाते हैं। 3rd मार्च की शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे 3rd मार्च की शिफ्ट 1 में अगर आपका रो स्कोर है 66, तो आपके मार्क्स बन रहे हैं 70। आपका इंक्रीमेंट कितने नंबर का हो रहा है, सिर्फ 4 नंबर का। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे, आप देखोगे आप आए 119 नंबर पे, तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8 नंबर का हुआ, 127 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर आ गया। ऐसे ही आप लास्ट में पहुंचोगे 187.5 मार्क्स पे, तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ के नंबर कितने हो गए, 201.38 हो गए, मतलब 13 नंबर का इंक्रीमेंट। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो आपके कम नंबर बढ़ेंगे, और अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो वहीं आपके ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो इजी शिफ्ट में भी 200 क्रॉस होने के चांसेस तो हैं, लेकिन थोड़े कम है। 187 पे भी आप मुश्किल से आपके सिर्फ 13 नंबर बढ़े और आप 201 तक पहुंचे, जहां हार्ड शिफ्ट में 162-63 नंबर लाने के बाद भी लोग 207 तक पहुंच गए। तो ये एक एडवांटेज हार्ड शिफ्ट वालों को होता है कि अगर हार्ड शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म कर दें वो, तो उन्हें टॉप करने के चांसेस उनके बन जाते हैं। लेकिन इजी शिफ्ट में भी है कि आप अच्छा स्कोर करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये चीज समझ आए, जितने ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ज्यादातर शिफ्ट में यही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 18 शिफ्ट है, 18 में से लगभग मान के चलो कि 17 शिफ्ट में ऐसा होगा जितने ज्यादा मार्क्स आप लाओगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, लगभग ये होता है। और ये कर्व कैसे काम करता है, आप कर्व से समझेंगे, डायग्राम से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये आप देखोगे ये स्कोर चल रहा है, ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका रो स्कोर चल रहा है इस शिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मार्क्स, और ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर चल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन आप देखोगे रो और नॉर्मलाइजेशन के बीच में गैप छोटा सा है, जब आपके मार्क्स यहाँ पे हैं 60 और 80 के बीच में कहीं है। और जैसे जैसे आपके रो स्कोर बढ़ता गया, इसके बीच का गैप भी बढ़ता गया, रो और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बीच का गैप भी बढ़ा, और हम कहेंगे जो आपको एडवांटेज मिला
एक्स्ट्रा मार्क्स का वो यहाँ पे ज्यादा मिला, ये चीज हो रही है। और आप देखोगे इसी ग्राफ को अगर मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं, अभी आपने देखा था मिनिमम 4 का इंक्रीमेंट था, अगर मैं इसे थोड़ा और पीछे ले जाता तो आप देखते कोलैप्स कर जाता आगे किसी एक पॉइंट पे जाके। हो सकता है आपके 40 नंबर से कम नंबर आते शिफ्ट में तो आपके मार्क्स घट भी सकते थे, आपके यहाँ पे 40 के कितने रह जाते, 36 या 38 रह जाते। तो ये चीज भी होती है। अभी आने वाली शिफ्ट में हम देखेंगे कि ऐसा होता है और हुआ है, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट हमें डिसाइड करना होता है, इजी या हार्ड शिफ्ट में ये पॉइंट मूव कर जाता है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो ये वाला, हार्डेस्ट शिफ्ट है तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही अलग होगा। हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर आप 0 नंबर भी स्कोर करोगे, हो सकता है आपका अगर पेपर में कुछ भी नहीं करके आए तब भी 30 नंबर मिल जाए आपको नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और अगर हम इजीएस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो इजीएस्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे चला जाएगा 130 140 डिपेंड करता है, ठीक है। वो हर पेपर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो किस नंबर पे शिफ्ट होगा, लेकिन किसी भी नंबर पे एक शिफ्ट हो जाएगा। और उससे ज्यादा लाओगे तो बढ़ेंगे मार्क्स, उससे कम लाओगे तो घटेंगे मार्क्स। और अगर हम नॉर्मल शिफ्ट की बात करें तो नॉर्मल शिफ्ट में ये नंबर बहुत छोटा होता है, 40 50। सीजीएल 2017 मेंस की बात करें, 11 तारीख की सबसे छोटी शिफ्ट थी, सबसे मतलब इजी शिफ्ट मानी गई थी वो बच्चों के डेटा के हिसाब से। और अगर हम बात करें उसमें 170 नंबर था कट ऑफ पॉइंट। 170 नंबर से मैथ्स में अगर आप क्या ला रहे थे, कम नंबर ला रहे थे तो आपके मार्क्स घट रहे थे, 170 से ऊपर ला रहे थे 200 में से तो आपके मार्क्स बढ़ रहे थे। तो ये बहुत ऊपर चला गया था इजी शिफ्ट में भी। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, राइट। ये चीजें हमें समझ आ गई नॉर्मलाइजेशन काम कैसे कर रहा है। बाकी शिफ्ट्स में सिर्फ ये रेप्लिकेट करेगा। अब यहाँ पे 3 मार्च की शिफ्ट 2 का डेटा है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो अपने मार्क्स नहीं देख पाए तो अपना रो स्कोर देख लेना। यहाँ पे रो स्कोर के हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है, किसी के 50 नंबर है तो बढ़ के कितने हो गए, 77 हो गए। 26 नंबर का इंक्रीमेंट मिनिमम मिल रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर आपके 168 मार्क्स हैं तो बढ़ के 40 नंबर बढ़ेंगे आपके, और ये बढ़ के 208 तक पहुंच गए, 208.5 तक, 168.5 लाके 208.5 तक टॉपर बन गए, ठीक है। तो मैंने जो डेटा डाला है मिनिमम जिनके मार्क्स हैं वो तो डाला ही है, और जो टॉपर्स रहे हैं उनके लास्ट के 2-3 एस्पिरेंट जो टॉपर रहे हैं उनके पूरा डेटा इसके अंदर डाला है। बाकी बीच में सैम्पलिंग कर दिया, मतलब कुछ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स उठा लिए हैं, बस उस पे डेटा पे काम करा है और बाकी एंट्रीज को फिलहाल के लिए हटा दिया है। बाकी आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी हमारे सर्वे में किस लोगों ने कितना कितना पार्ट किया और हमारे सर्वे में आपकी रैंक क्या रही है। अगर आपने पार्ट लिया है तो वो आप देख सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट जिसे लेना है, जिसकी शिफ्ट में था वो ले लो। जैसे जैसे रो स्कोर यहाँ पे बढ़ता गया वैसे वैसे आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी यहाँ पे बढ़ता गया, ठीक है, और इंक्रीमेंट ज्यादा होता गया। इसका कर्व देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा जा रहा है। हार्ड शिफ्ट में ये होता है कि ये फ्लैटन नहीं होता जल्दी से, ठीक है। ये एंड पॉइंट इसका कभी 0 से भी पीछे होता है हार्ड शिफ्ट के अंदर, जब इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा होता है। तो हार्ड जो थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है वो 0 से भी पीछे होता है, मतलब आप 0 भी नंबर स्कोर करोगे ना तब भी आपके 20-25 नंबर आ ही जाएंगे हार्डेस्ट शिफ्ट में, ठीक है, जो हार्ड की शिफ्ट है स्टार्टिंग की। क्लियर है ये चीज। तो आप देखोगे जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है इनके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है और आपका जो स्कोर बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन से वो भी ज्यादा होता रहेगा। 3 मार्च की शिफ्ट 3 की बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लोगे 69.5 मार्क्स थे तो आपके 88 बन गए। इंक्रीमेंट कितने का हुआ आपका, यहाँ पे 19 मार्क्स का हुआ। और जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे एक थोड़े से फैक्टर के साथ आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा, ये फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं कि किस फैक्टर से इंक्रीमेंट हो रहा है, बस हमें समझना है कि लगभग इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम इंक्रीज 19 मार्क्स का है और 186 नंबर ले आए तब भी मैक्सिमम इंक्रीज आपका 22.5 मार्क्स का है। तो ये लगभग जो ग्राफ चला आपका बिल्कुल कॉन्स्टेंट सा चला, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए इनके बीच में गैप में। क्लियर है ये चीज, लगभग सेम गैप हमारा हर जगह मेंटेन रहा, थोड़ा बहुत बस 3 नंबर का फर्क आया। तो ये शिफ्ट्स भी होती हैं। 4 मार्च की शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो 4 मार्च की शिफ्ट 1 का स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है जिसे ले लो। 55 थे नंबर तो बढ़ के कितने हो गए, 83 हो गए। तो मिनिमम में भी आपके 28 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला 55 नंबर पे। और आप देखोगे आगे जाते रहोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 167 मार्क्स पे आपका इंक्रीमेंट कितने नंबर का हुआ, 34 नंबर का हुआ 4 मार्च की शिफ्ट 1 में, राइट। तो मार्क्स के साथ साथ आपके मार्क्स बढ़ते रहे, इसका प्लॉटिंग ये रही। तो ये ऐसे ही ग्राफ चल रहा है। हार्ड शिफ्ट में ये थ्रेशोल्ड पॉइंट 0 से पीछे ही होता है लगभग, तो उसमें हर बार बढ़ते हैं मार्क्स। 4 मार्च शिफ्ट 2 है, हार्डेस्ट शिफ्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट। अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे 80 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके 34 नंबर बढ़ रहे हैं 80 नंबर आने पे भी। और अगर इस शिफ्ट में आप 108 नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपके क्या, सॉरी यहाँ पे तो ये, अगर आप 46 नंबर ला रहे हो 46 नंबर में आपके 34 नंबर बढ़ रहे हैं और 80 नंबर बन रहे हैं।
और इसी तरह से शिफ्ट में 104 नंबर ला रहे हो तो आपके नंबर 40 तक बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो 163 नंबर लाते हो तो आपके 45 तक नंबर बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं आपका यहाँ पे स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ये चीज? इसी तरह सभी शिफ्ट्स को मैं आपको एक एक बार दिखा देता हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट लेना साथ के साथ लेते हुए चलना। अब हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, जो चेंज आएगा वो देखेंगे। 23 से लेके यहाँ पे गया हमारे पास 35 तक 4 मार्च की शिफ्ट 3 में, जिसे स्क्रीनशॉट लेना लेते रहो साथ के साथ। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना, लगभग सेम सा ग्राफ है, कोई नया चेंज यहाँ पे नहीं आया। इसी तरह 5 मार्च की शिफ्ट 1 की बात करेंगे। 5 मार्च की शिफ्ट 1 में मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला, यहाँ पे 46.6 मार्क्स का मैक्सिमम इंक्रीज है। 158 नंबर थे जिस एस्पिरेंट के, वो 204.16 पे पहुंच गए। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे जिनका रो स्कोर 44.5 था वो बढ़ के 28 नंबर से बढ़ा और इतना बन गया। तो इस तरह से चीजें चली और 107 नंबर के आसपास पे जिनके नंबर आए थे उनका सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गई। आगे बढ़ पड़ते हैं। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है आपके पास। ठीक है, हार्ड शिफ्ट है तो लगभग मेंटेन रहेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड पॉइंट 0 से पीछे ही होगा। ये 5 मार्च शिफ्ट 2 का डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 मार्च शिफ्ट 3 का डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बनाने में बड़ा टाइम लगा मुझे ये डेटा, लेकिन आपको कह रहा हूँ बस स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चीजें वैसे ही चल रही हैं। यहाँ पे जो आप देखोगे मिनिमम इंक्रीज आपका 9-10 नंबर का था और ये बढ़ के कितना तक चला गया, 27 तक चला गया। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। ये जनरली केसेस होते हैं हमारे इजी शिफ्ट के। इजी शिफ्ट में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में बहुत कम इंक्रीज होगा, बाद में ज्यादा एकदम ग्राफ जो होता है ना हमारा स्लांट होता है इसमें। ठीक है, जो इंक्रीज वाला ग्राफ होता है। गैप देखो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा और कम स्कोर करते तो 0 हो जाता है। ये गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है इजी शिफ्ट में। हार्ड शिफ्ट में गैप लगभग ऐसा रहता है। इजी शिफ्ट होगी सबसे तो लगभग ग्राफ आपका ऐसे ही चलेगा, वी शेप का ग्राफ बन जाएगा आपका, नॉर्मलाइज और यहाँ पे रो स्कोर का। ठीक है, मीडियम शिफ्ट में बीच का चलता है। बढ़े आगे। ये हमारे पास 6 मार्च की शिफ्ट 1 है। इसके कुछ सैंपल्स मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करी हैं, देख लो। जिसने मार्क्स नहीं देखे यहाँ से आइडिया लगा लेना। ठीक है, मिनिमम इंक्रीज आपका 22 का था, मैक्सिमम इंक्रीज 28 का है। ठीक, ये उसके बाद हमारे पास कौन सी शिफ्ट है, इसका ग्राफ ऐसे है। ये मीडियम शिफ्ट थी हमारी, तो इन ग्राफ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं आपकी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी। अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम इंक्रीज आपका कितने का है, 10 नंबर का है, और ये आपका मैक्सिमम इंक्रीज कितने का है, 16 नंबर का। ये वाली थोड़ी अलग शिफ्ट रही हमारे पास। ठीक है, तो चेंज ज्यादा है, कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे इसमें। तो एवरेज शिफ्ट रही और 10 से लेके 16 नंबर तक का मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद ग्राफ ये है। अच्छा, ये आप देखोगे ग्राफ में ये जो एक पुंज पॉइंट नीचे जा रहा है ना, तो ये रॉन्ग एंट्री है। ये ग्राफ ऐसे चलेगा। छह मार्च शिफ्ट 3 का डेटा है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसका ग्राफ कुछ लगभग ऐसे है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, जब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा स्टार्टिंग से लेके एंड में। ये 7 मार्च शिफ्ट 1 का डेटा है, राइट। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं। आप देखोगे यहाँ पे 40 से एक कट ऑफ पॉइंट है। 40 से नीचे नंबर आएगा तो मार्क्स घट जाएंगे, 40 से ऊपर आएगा तो बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस तरीके से। क्लियर है? इसका ग्राफ ये रहा, 40 नंबर पे जाके टकरा गया पॉइंट। इससे नीचे जाओगे तो घटेंगे, इससे ऊपर आएगा तो बढ़ेगा। ये 7 मार्च शिफ्ट 2 का देखा क्या हमने पहले? ये ठीक है, एक सेकंड। ये 7 मार्च शिफ्ट 1 है। ये वाला आपका 7 मार्च शिफ्ट 2 होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये रहा ना, ये 7 मार्च शिफ्ट 2 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो 7 मार्च शिफ्ट का डेटा ये है। मिनिमम आपका जो इंक्रीज देखने को मिला वो 11 नंबर का है, 90 पे 11, और मैक्सिमम आपका 22 तक गया। ग्राफ ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो गया अभी है। ऐसे 7 मार्च शिफ्ट 3 का डेटा है, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसे लेना हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चला। इजी शिफ्ट रही होगी 7 मार्च की शिफ्ट 3, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ज्यादा जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं 9 मार्च की शिफ्ट 1 पे। ठीक है, 9 मार्च की शिफ्ट 1 एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग शिफ्ट है, आप देखोगे यहाँ पे अगर आपके पास 54 नंबर आ रहे हैं तो आपके मार्क्स घट रहे हैं। एस्पिरेंट के यहाँ पे 9 नंबर घट गए 54 मार्क्स आने पे, और जैसे ही आपके मार्क्स कहाँ तक पहुंचे आप देखोगे यहाँ पे लगभग 87 नंबर पे कट ऑफ पॉइंट आया। 87 नंबर पे है तो लगभग 0 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। 87 से नीचे नंबर आएंगे तो मार्क्स घटेंगे, 87 से ऊपर नंबर आएंगे तो मार्क्स घटेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम आपका -9 था
और आपका मैक्सिमम इंक्रीमेंट लास्ट तक अगर हम जाएंगे तो 184 मार्क्स पे 24 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला यहाँ पे। ये 9 मार्च की शिफ्ट 1 का रहा। आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ये आपका रो स्कोर का है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर का है। तो आप यहाँ पे ये सारे का कट ऑफ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है लगभग 80 के बीच में, 86 कुछ के पे कट ऑफ पॉइंट आ रहा है इसका। इससे नीचे मार्क्स है तो घटेंगे, उससे ऊपर में बढ़ेंगे। तो ये मत कहना कोई कि सर मेरे 82 नंबर है मेरे घट गए और मेरे दोस्त के 90 नंबर है उसके बढ़ गए, ठीक है। ये इस वजह से है, ईजी शिफ्ट में ऐसा होता है, ये कट ऑफ पॉइंट आपका ऊपर आगे की साइड शिफ्ट हो जाता है। बढ़े आगे, तो ये वाली शिफ्ट में मार्क्स घटे जो हमारे डेटा में आया। और एक 9 मार्च की शिफ्ट 3 रही, उसमें भी मार्क्स घटे। 9 मार्च की शिफ्ट 2 की बात करें, मिनिमम इंक्रीज आपका 77.602 मार्क्स का रहा, मैक्सिमम इंक्रीज 28 मार्क्स का रहा। इसके ग्राफ कुछ इस तरीके से चले, थोड़ा पीछे और जाता तो यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट क्रॉस कर जाता है। अब आते हैं 9 मार्च की शिफ्ट 3 के डेटा पे, ठीक है। 9 मार्च की शिफ्ट 3 सबसे एजिएस्ट हमारी शिफ्ट बन गई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 131 नंबर हमारा कट ऑफ पॉइंट रहा। 131 से आपके कम नंबर हैं तो मार्क्स घट जाएंगे, और 131 से ज्यादा मार्क्स है तो बढ़ जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग जिनको प्रॉब्लम हुई होगी, उनके मार्क्स घट गए और सीरियस एस्पिरेंट है वो इसी शिफ्ट में हुआ होगा। 131 से कम नंबर अगर आपने स्कोर करा है तो ठीक है, आप और पीछे चले गए। देखोगे 75 नंबर है तो आपके कितने नंबर घट गए, 23 नंबर घट गए। इतने ज्यादा भी घट जाते हैं अगर इजी शिफ्ट में बहुत कम स्कोर करते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे 101 नंबर है, कितने मार्क्स घट गए, 12 नंबर घट गए। 130 नंबर पे पहुंचे 129, सिर्फ 1.52 नंबर घटे। 131 पे पहुंचे, आपके 131 ही रहे लगभग, 0.1 लगभग सेम मार्क्स रहे। और आप थोड़ा आगे बढ़ोगे 179 पे पहुंच गए तो 179 का 198 बन गया और आपके 19.9 मार्क्स बढ़ गए। क्लियर है। तो यहाँ पे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, अगर आप 2.5 नंबर एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, आप देखोगे यहाँ पे 2.5 नंबर एक्स्ट्रा लेने पे लगभग हो सकता है आपका यहाँ पे 0.25 मार्क्स और बढ़ जाए, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है आपको। इजी शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है। एवरेज से कम रह गए तो फंस जाओगे इजी शिफ्ट में। तो इसी चार्ट को थोड़ा डिटेल में आप यहाँ से भी देख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन समझ आ गया आपको कैसे कैसे हुआ है। अब कुछ और चीजों पे बात करते हैं जो हमारा सर्वे था, इस पे आते हैं। ट्रेंड्स क्या निकल के आए हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें 205 से 210 के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास, 11 लोग हैं। 200 से लेके 205 के बीच में 17 लोग हैं। 195 से 200 के बीच में 40 लोग हैं। 190 से 195 के बीच में 82 लोग हैं। ऐसे 185 से 190 के बीच में 156 लोग हैं। 180 से 185 के बीच में 238 लोग हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए लगभग हमारे पास 547 लोग ऐसे होंगे जो क्या हैं, जो 180 से ज्यादा स्कोर हमारे सर्वे में किया है जिन्होंने। और ओवरऑल कितने थे, लगभग 4050 के 60 के आसपास लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे ज्यादा स्कोर करा था। तो लगभग कितना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जा रहा है हमारा, ये लगभग हमारे पास चला जाएगा 8, राइट। 8 गुना लोग हैं जो 180 से ज्यादा लेके आ रहे हैं, मतलब 1/8 लोगों ने हमारे सर्वे में पार्ट लिया जो 180 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो एक तो हमें ये समझ आया। और आपने ये देखा है जो ग्राफ होता है ये बेल शेप्ड होता है। ऑल्दो हमारे सर्वे में ज्यादातर जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन लोगों ने पार्ट लिया था। तो ये कर्व आपका क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम लोगों ने स्कोर करा सर्वे में जिन्होंने पार्ट लिया था उनका स्कोर 160 से लेके 165 के बीच में नॉर्मलाइज स्कोर रहा, 160 के आसपास, राइट। आप देखोगे जैसे जैसे कर्व में आप आगे बढ़ते रहते हो ये वैल्यू बड़ी तेजी से गिरनी स्टार्ट होती है, ठीक है। कर्व आपका कुछ ऐसे घटेगा, एक टाइम पे मैक्सिमम लोग स्कोर कर रहे होंगे और उसके नीचे नीचे जाते रहोगे तो बहुत कम कम लोग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 11 लोग हैं, फिर 17, फिर 40, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 147 नंबर पे 61,000 लोग थे। जैसे ही वो नंबर यहाँ पे 33 नंबर आप आगे बढ़े तो आपके पास सिर्फ कितने लोग रह गए, 4,000 लोग रह गए। तो यहाँ पे थोड़े से मार्क्स से काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। और ये गैप थोड़ा वाइडन हो जाएगा कब, जब हम टीयर 2 के बाद की बात करेंगे, टीयर 2 के बाद का एनालिसिस करेंगे। तो यही है कि अगर आपको मार्क्स चाहिए, आप देखो अगर आप बॉर्डर के पास हो 150 के आसपास हो तो आपको क्या करना है, आपको लीड लेनी है 30 नंबर की उन लोगों से जो ऑलरेडी 180 के आसपास हैं। तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। या फिर अगर जो 180 से ज्यादा स्कोर कर रहा है वो ढीले भी हो जाते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते कई बार, तो उनका भी सिलेक्शन रुक जाता है। एक सेपरेट वीडियो में सारी चीजें समझाई थी आपको मैंने, स्कोर कार्ड दिखाए थे पिछले साल के टीयर 2 तक के कि कैसे कैसे कौन लोग हैं जो 180 से ज्यादा लाने के बाद भी टीयर 2 में बहुत कम स्कोर कर पाए
और कौन है जो बॉर्डर के आसपास थे फिर भी वो टीयर 2 में अच्छा स्कोर करके जॉब तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो 180 से 200 के बीच में इतने कैंडिडेट्स हैं लगभग, और 200 से 220 के बीच में इतने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एक दो नंबर का आगे पीछे हो सकता है एनालिसिस करते टाइम, राइट, फंक्शंस लगाने पड़ते हैं। आप यहाँ पे ये सर्वे का जो भी हिस्सा है ये सारा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि 61,000 लोग हैं जो 147.78 से ज़्यादा ला रहे हैं और 8,000 लोग हैं जो 40865 से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, जैसे अगर आप पूछोगे सर 200 से ज़्यादा लगभग बता दो कितने लोग होंगे, 28 लोग तो हमारे सर्वे में भी आ गए। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मैक्सिमम आप मान के चलो 100 के आसपास ही ऐसे लोग होंगे जो 200 से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे लगभग, मैक्सिमम 100, इससे इतना मान के चलो, इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं बन रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे 180 से लेके 190 के आसपास आपका स्कोर रहा है तो आपकी रैंकिंग क्या रही होगी। तो आप 180 पे 4,000 लोग थे, 190 पे उसके काफी आधे से कम हो जाएंगे, लगभग आपके यहाँ पे रहेंगे 1200-1300 के आसपास लोग, जिनके इससे ज्यादा नंबर होंगे। 1200 के आसपास ही मान के चलो, लगभग आइडिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे देखना है, जो ग्राफ होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने पूरा इक्वेशन नहीं बनाई क्योंकि टीयर 1 ही है, अभी टीयर 2 में तो हम जाते हैं बिल्कुल डिटेल में कि क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि लगभग ऐसा ऐसा हो सकता है। और इस रैंक से फर्क क्या पड़ेगा, अगर मान लो आपके 180 रहे, 180 मार्क्स हैं, आपके यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपकी रैंक 4,000 के आसपास चल रही है, बस आपको 10 नंबर की तो लीड लेनी है, 10 नंबर पे आप इतनी ज्यादा रैंक को जंप कर पाओगे। तो टीयर 1 की रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया। बस हमने ये देखा है जो ये वाला 8215 वाला है ये थोड़ा गलत है। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स भी होंगे जेएसओ वाले जिनके 165 से ज्यादा नंबर होंगे और जेएसओ वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो इसे आधार मत मानना। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग आपके यहाँ पे 4,000 लोग हैं, तो 170 के आसपास आपके कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लगभग आपके यहाँ पे 12,000 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे 170 के आसपास, राइट। उससे अगर हम पीछे जाएंगे और 160 पे चले जाएंगे, तो 160 पे चले जाओगे आप, तो ये आपका कैंडिडेट लगभग आपके यहाँ पे 35,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे, 30-35,000 कैंडिडेट्स। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। तो सारी अप्रोक्सीमेट दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगा इस चीज पे, ये हर बार ऐसे ही ट्रेंड सा चलता है, तो हम कह सकते हैं इस चीज के बारे में। अब बात आती है कि टीयर 2 में कितना स्कोर किया जाए जिससे कि आप एक जॉब ले पाओ। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वैकेंसीज हमें पता है, वैकेंसीज पे आ रहे हैं अभी, लेकिन अगर हम बात करें पेपर का लेवल अभी हमें नहीं पता है। जब तक पेपर का लेवल नहीं पता होगा हम नहीं कह सकते कि कितना सेफ स्कोर सेफ है कितना नहीं है। लेकिन एक आइडिया, जैसे कि आप कहते हो अगर आपके बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया, आप उससे पूछोगे भैया मेरे इतने टीयर 1 में इतने नंबर आ गए, मुझे ये बता दो कि मैं टीयर 2 की कैसे तैयारी करूं, या टीयर 2 में कितना मान के चलूं जिससे कि मुझे होप मिले कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो चीज होती है। ठीक है, अब ऐसे पूछते हो तो फिर मैं पिछले साल का आइडिया लगा के, पिछले साल लोगों ने लगभग कितना स्कोर करा था टीयर 1 में, पेपर का लेवल कैसा था, और उस लेवल का पेपर आया तो आपको कितना करना पड़ेगा, या पिछले साल की जो हमने एनालिसिस किया था, देखो नॉर्मलाइजेशन लगभग सेम सा हुआ है, पिछले साल भी लगभग 44-45 नंबर बढ़ रहे थे मैक्सिमम, इस बार भी उतने बढ़े, तो नॉर्मलाइजेशन पिछले साल जैसा हुआ, लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई। लेकिन पिछले साल भी लोगों के 200 से ज्यादा नंबर थे, पिछले साल 222 तक भी आपका हाईएस्ट स्कोर गया था, जबकि इस बार अभी तक 222 वाला कोई कैंडिडेट हमें मिला नहीं है, राइट। तो इस बार अगर आप कट ऑफ के पास हो तो आपके चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पिछले साल का डेटा था। तो अगर आपकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो रही है 148 मार्क्स पे, तो आपके चांसेस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट पिछले साल 1,50,000 थे, इस बार लगभग 1,25,000 है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे निकल के आती है हमारे पास, वैकेंसीज। वैकेंसीज को कैसे भूल सकते हैं हम, पिछली बार जो आपकी वैकेंसीज थी 11,200 कुछ थी, से थोड़ा करेक्ट करनी है फिगर को, 11,200 कुछ वैकेंसीज थी टोटल 2000 सीजीएल 2018 में। इस बार वैकेंसीज कितनी है 8582, 2000 के आसपास वैकेंसीज कम हो गई यहाँ पे, 2000 क्या लगभग 2,500। ठीक है, लगभग 2750 वैकेंसीज का डिक्रीमेंट देखने को मिला। और ये जो वैकेंसीज है वो कौन सी ग्रेड पे की कम हुई हमारी, ये ग्रेड पे की कम हुई 2800 ग्रेड पे की। पिछली बार सीजीडीए ऑडिटर की काफी सारी वैकेंसीज थी, 3000 जो सीजीएल 2017 की ऐड कर दी गई थी, इस बार वो वैकेंसीज नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, 3000 वैकेंसी सीजीडीए की, तो 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी डिक्रीज हुई है। तो इसका फर्क किस पे पड़ेगा, क्या जो इंटरव्यू पोस्ट है या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उन पे फर्क पड़ेगा इसका वैकेंसी, अगर ये वाली डिक्रीज होती है 2800 ग्रेड पे की नहीं पड़ेगा, जिसे ये वाली जॉब मिल रही है वो तो पहले भी सीजीएल 2018 में भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, सीजीएल 2019 में भी। लेकिन अगर हम बात करें आप 2800 ग्रेड पे की जॉब सोच रहे हो या 2400 ग्रेड पे की जॉब सोच रहे हो, तो उस पे यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को पड़ेगा। उसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये चीज समझ आए, क्योंकि यहाँ पे पीछे की वैकेंसीज कम हो गई, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज कम हो गई, तो 2400 ग्रेड पे की लोग जॉब लेंगे, और तो 2400 ग्रेड पे की जो कट ऑफ का अंदाजा हम पिछले साल तक लगाते हुए आए थे वो थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसीज में
डिक्रीमेंट देखने को मिला पिछले साल से। 2017 से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अभी हमने कहा यहाँ पे कट ऑफ आपकी 148 147 पॉइंट समथिंग गई है, और हमने कहा एक्चुअल कट ऑफ क्या जानी चाहिए थी, 125 मार्क्स जानी चाहिए थी। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन ना हो, चीजें बेसिक से चलें, तो 125 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए, राइट। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पे 22-23 नंबर का 123, ये 22-24 नंबर या 23 नंबर जो हम कह रहे हैं कि कट ऑफ जो एक्स्ट्रा गई है, तो आप इन नंबर्स को देख के जो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो घबराना नहीं है, आपको समझना है कि नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन चीजों को बढ़ा देता है। तो पिछली बार जो मैंने एनालिसिस किया था, लगभग डेटा इस बार टीयर 1 के रिजल्ट के बाद देखें तो पिछली बार और इस बार में काफी चीजें कॉमन आ रही है हमारे पास, लेकिन वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो रही हैं। इसकी वजह से मैं ये कहूंगा आपको, अगर आप यूआर कैटेगरी से और आप सोच रहे हो कि पिछली साल जैसा बिल्कुल पेपर लगभग वैसा सब देखने को मिल जाए, तो ये समझ लेना कि कोशिश करना कि जो भी अपने माइंड में एक टारगेट लेके चलो, क्योंकि टारगेट हम सभी रखते हैं। मैं ये कहूँ आप पढ़ते रहो बिना टारगेट के तो कुछ फायदा नहीं है। हम मॉक दे रहे होते हैं, हमें पता तो होना चाहिए कितना स्कोर ठीक रहेगा हमारे लिए, कितना नहीं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर ही दिया था कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है, कितने परसेंटाइल आपको लगभग लाना पड़ेगा किस पर्टिकुलर मॉक में, उसमें इतने लोग देंगे तो ये सही है, कम लोग देंगे तो क्या सही है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन पिछले साल के पेपर का लेवल तुम ये मान के चलो आप थोड़ा सा बेटर, आप अगर आप बॉर्डर पे हो ना, अगर आप 150 नंबर के आसपास अभी ला रहे हो यूआर कैटेगरी से, तो मान के चलो आपकी थोड़ा स्ट्रगल आपका ज्यादा रहेगा। आपको जो दिमाग में एक नंबर लेके चलना है वो 340 से 350 का नंबर लेके चलना 400 में से, अगर जॉब चाहिए तो। अब ये कब है, नॉर्मलाइजेशन होगा, पता नहीं आपके हार्ड शिफ्ट आ गई, इजी शिफ्ट आ गई। अगर हार्ड शिफ्ट आ गई तो हो सकता है आप 300 नंबर ले आओ, 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाए तो भी आपके हाथ में जॉब आ सकती है, राइट। अगर आपकी इजी शिफ्ट आ गई तो 340 हो सकता है ये भी थोड़े से कम पड़ जाए, 350-60 लाने पड़े। तो यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रगल ज्यादा है आप लोगों के लिए, बॉर्डर वालों के लिए स्ट्रगल ज्यादा है। और अभी गेम बचा हुआ है 500 नंबर का, आपके 200 नंबर का पेपर हुआ है, 500 नंबर का पूरा गेम बचा हुआ है आपका। 400 नंबर टीयर 2 के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं टीयर 1 में जीके सेक्शन पढ़ते नहीं है, हैबिट नहीं होती, अब कट ऑफ क्लियर हो गई, उनका इंग्लिश और मैथ सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो टीयर 2 में अच्छा स्कोर करते हैं, राइट। जो बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, टीयर 1 में अपीयर हो गया, तो वो टीयर 1 में उनके अच्छे नंबर आ गए। अब उनके मेंस पहले उन्होंने दे रखा है इंग्लिश और मैथ्स का, तो उन्हें ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है, उन्हें पैटर्न भी पता है और वो तैयारी अपनी पहले से ही उनकी बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने मेंस लेवल की, तो उन्हें एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जिनकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए डुएबल है, अभी वो मेहनत करेंगे तो कर जाएंगे। जिनकी वीक है उन्हें मेहनत करनी ही है, ठीक है। तो ये मान के चलो अगर आप बॉर्डर के पास हो, सिलेक्शन पॉसिबल है लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बस मेहनत करो हो जाएगा सिलेक्शन, दिमाग में बनाओ, अपने आप को एनालाइज करो कि आप क्या कर पा रहे हो, मतलब आप अभी कहां पे हो और कितना ऊपर आपको जाना है, कि आप गिवन टाइम के अंदर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी हैं, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस हैं, अगर बॉर्डर पे हो सिलेक्शन के चांसेस हैं इस बार। लेकिन अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी आ जाता है, तो इजी पेपर अगर आ जाता है तो एक दिक्कत हमारे साथ होती है, आपको जो सिलेक्शन है ना वो इजी पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर इजी पेपर बहुत ज्यादा आ गया और बहुत ज्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, जैसे पहले 2016-15 में मैथ्स का पेपर आता था, बहुत सारे लोग देखते थे हम 200 में से 200 नंबर लेके आ रहे हैं, 190 नंबर लेके आ रहे हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, अब टीसीएस आया तो इंग्लिश को इजी कर रखा है, इंग्लिश में बहुत लोग 200 में से 190 प्लस आराम से लेके आते हैं। तो अगर पेपर का लेवल, दोनों पेपर का लेवल इजी आ गया, तो जो अभी ऑलरेडी 180 पे लोग हैं वो अच्छा कर जाएंगे और वो खुद ही 180-190 नंबर लेके चले जाएंगे 200 में से। तो आपके वहां पे फिर आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आप भी कितना लाओगे, मैक्सिमम तो 200 ही ला सकते हो। तो जो लीड है ना 30 नंबर की, वो कवर करनी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, 30 से 40 नंबर की। गिवन पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया, पेपर अगर आ गया हार्ड तो फिर आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। हो सकता है आप क्या पहुंच जाओ, आप इंस्पेक्टर पोस्ट तक भी पहुंच जाओ बॉर्डर पे आने के बाद। क्यों इंस्पेक्टर पोस्ट तक पहुंच सकते हो, सपोज करो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, एवरेज में लोग 120 नंबर स्कोर कर रहे हैं, 110 नंबर स्कोर कर रहे हैं, और आपने बहुत मेहनत कर ली इस पीरियड के बीच में और आप 150 नंबर ले आए, 160 नंबर ले आए, तो 40 नंबर तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से 10-20 नंबर का और बेनिफिट मिल जाएगा। पता चलेगा जो अभी 180 नंबर लेके आ रहा है और आपके अभी 150 नंबर है, 180 वाला यहाँ पे 120 नंबर लेके आया। मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में 200 नंबर का एक पेपर लेके चल रहा हूँ, मैं एक सब्जेक्ट को मान लो कि एक में चेंज आया, एक लगभग वैसा ही रहा, तो मैंने कहा मैथ्स का पेपर मान लो डिफिकल्ट आ गया, तो जिसके 180 है वो 120 नंबर लेके आया है बाई चांस, तो उसके यहाँ पे 300 नंबर बनेंगे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में उसको सकता है उसके थोड़े लगभग मेंटेन रहे या 30 नंबर बढ़ जाए, तो 330 हो गए इन दोनों सब्जेक्ट के फिलहाल मिला के। और आपके कितने हैं, आपके 150 नंबर हैं, आपने क्या करा 160 नंबर आप मैथ्स में ले आए, पेपर का लेवल आ गया हार्ड, आपके कितने बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 30 बढ़ रहे हैं, आपके 35 बढ़ जाएंगे, तो आपके नंबर कितने बन जाएंगे खाली टीयर 1 के, और मैथ्स के नंबर मिला दूं टीयर 2 में, तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 310 जमा 35 345। क्या आप आगे निकल गए, 15 नंबर की और भी ज्यादा लीड ले लिया आपने उस बंदे से जो आपसे अभी 30 नंबर आ गए। तो देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं सिलेक्शन की भी। और अगर बहुत ज्यादा इजी पेपर आ गया तो मैं भी कह रहा हूं कि आप
रेस से आउट भी हो सकते हो अगर बॉर्डर पे हो, बहुत इजी पेपर आ गया। लेकिन इजी पेपर आने की चांसेस कम है, मेंस में बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं आएगा आपका। पेपर का लेवल ठीक रहेगा, कम से कम पिछले साल वाला लेवल तो मेंटेन ही करेंगे, और हो सकता है उससे थोड़ा अच्छा ही लेवल बनाए पेपर का, हो सकता है इंग्लिश का सेक्शन भी थोड़ा इंप्रूव कर दें तो बढ़िया है। जो इंग्लिश का सेक्शन पिछली बार इतना लाइट कर दिया ना, उसका बहुत नुकसान हुआ। अगर इंग्लिश का सेक्शन भी अच्छा रखा जाए, जैसे 2015 तक आता था, 2016 तक आता था, तो फेयर एडवांटेज मिलता था। आप टीयर 1 में बॉर्डर के पास नंबर लेके आओ, फिर भी आप टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, कट ऑफ भी कम जाती थी। लेकिन अगर लेवल इजी हो जाता है ना, तो जो बॉर्डर वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है लेवल इजी होने पे। दुआ करना अगर बॉर्डर पे हो, मेंस का लेवल हार्ड आए, आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, गिव योर 100%। अच्छा, मेहनत करने का फायदा क्या होता है? आपने देखा होगा लोग कहते हैं मैं 5 बार सिलेक्टेड हूं, 5 बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं, 5 बार एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं, एक बार सीबीआई में दे दिया, एक बार सीबीआई में सिलेक्शन लिया, एक बार एक्साइज में सिलेक्शन लिया। तो क्या एक्चुअली में वो बहुत हर साल मेहनत कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक बार अपना 100% दिया, एक बार जॉब ले ली। अब कोर्स तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, सारी चीजें सेम ही तो है। इंग्लिश और मैथ क्या बदल जाएगा? वही रहेगा। अगले साल पेपर दिया, फिर जॉब ले लेंगे, फिर उससे अगले साल पेपर दिया, फिर जॉब ले लेंगे। जितनी बार पेपर दोगे उतनी बार जॉब लेते रहोगे आप। ठीक है, मेरा सीजीएल 2017 से सिलेक्शन हुआ, 18 दिया, 18 में भी अब काफी अच्छे नंबर है। 2019 का दिया टीयर 1, अपीयर हो गया था अब तक, क्योंकि 17 की ज्वाइनिंग नहीं आई, इसमें भी बहुत अच्छे नंबर है। राइट, तो ये चीज समझो आप। और ऐसा नहीं है कि पढ़ के जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं, एक बार पढ़ लिया, बस एक बार गो थ्रू भी कर लिया तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जिंदगी में एक बार तो आपको मेहनत करनी है, एक बार अपना 100% दे दो। राइट, एक बार अपना पूरा 100% दे दो, पूरी तैयारी कर लो। कोई भी पेपर देते ना, सारे पेपर निकल जाएंगे आपके, कोई भी पेपर नहीं अटकेगा। अगर आप एक पेपर क्लियर कर सकते हो, सभी पैटर्न सेम ही तो है। बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, रेलवे में थोड़ा सा डिफरेंस है, एसएससी के जितने पेपर है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सारे लगभग सेम है। राइट, क्वेश्चन जो सिलेबस है सबका लगभग सेम है। तो आप अगर सीजीएल निकाल सकते हो तो आप सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ भी निकाल सकते हो। अगर आपने सीएचएसएल की अच्छे से तैयारी कर ली तो सीजीएल भी निकाल सकते हो, सीजीएल की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं, एक बार अपनी 100% दो, तैयारी पूरी करो, उसके बाद ठीक है। और किसी का भी ये नहीं घबराना कि उसने 5 बार सिलेक्शन ले लिया तो वो बहुत अच्छा है, या ये लगातार सिलेक्शन लेते हुए तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। राइट, आपको बस क्या करना है, एक बार 100% तैयारी करनी है, फिर हर बार सिलेक्शन होगा, क्या दिक्कत है? जब तक ड्रीम जॉब नहीं मिलती आपको, देते रहो पेपर, ड्रीम जॉब तक तो सबको जाना है। तो यही चीजें मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अच्छा, जिन लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया था, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दी जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग रैंकिंग की, कि यूआर कैटेगरी में आपकी रैंक सर्वे में कितनी रही, ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में रैंक कितनी रही, ओवरऑल कितनी रैंक रही 4000 लोगों में। ठीक है, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दी जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और देखते हैं। बाकी एनालिसिस आपने देख लिया, तो बाकी आप बहुत ज्यादा एनालिसिस पे मत जाना, क्योंकि एक्चुअल डेटा पे बेस्ड एनालिसिस है। एक्चुअल डेटा पे बेस्ड एनालिसिस है, मतलब जो आपका स्कोर आया, रो स्कोर, इतने रो स्कोर पे ही सिलेक्शन हो रहा है, वो तो पक्का ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी और का एनालिसिस भी देखोगे लगभग सेम ही चीजें मिलेंगी, जिसने भी ढंग से एनालिसिस किया होगा। तो ये भी मत करना, कुछ लोगों के अंदर होता है कि सर मैं भी देखता हूँ कोई और एनालिसिस कर रहा होता है, आप कमेंट करते हो कि इसका कॉपी कर लिया, उसका कॉपी कर लिया। नहीं, इस तरह के कमेंट्स मत करो। अगर कोई भी एक्चुअल डेटा पे एनालिसिस करेगा, बिल्कुल सेम एनालिसिस निकल के आएगा उनका। ठीक है, अगर कोई एक्चुअल डेटा पे एनालिसिस नहीं कर रहा तो उनका उल्टा सीधा एनालिसिस होगा, या फिर वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं करा तो वो जो हमारा डेटा है वो वाला यूज करके, कि वीडियो तो सभी देखते हैं सबकी, तो ये देखेंगे कि ये वाला एनालिसिस आया, वो डायरेक्टली सेम चीजें बता देंगे। जिन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है वो एक्चुअली में करना चाहते हैं एनालिसिस, तो सेम चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे कोई चेंज किसी के एनालिसिस में अलग नहीं निकल के आएगा। बस ये है कि प्रेजेंटेशन, आपको समझाने का तरीका क्या रहा, वो चीजें मैटर करेंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रमोशन की बात करें। स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी पे मेरी काफी सारी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। शुभम जैन मेरी प्रोफाइल मिलेगी आपको एसएससी एग्जाम्स के अंडर। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आ सकती हैं, सारी की सारी फ्री होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, इसमें कई बार हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कई बार मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मेंस की बात करें, मेंस से रिलेटेड मेरी कुछ क्लासेस आ चुकी हैं। जैसे परसेंटेज की एक क्लास आई थी, परसेंटेज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टीसीएस के हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड, लेकिन वैल्यू चेंज्ड। ऐसे ही आपकी क्लास आई थी टाइम एंड वर्क की। अभी फिर क्लास आ रही है आपकी 12 तारीख को अलजेब्रा की क्लास है, 15 तारीख को आपकी किसकी क्लास है, टाइम एंड वर्क की क्लास है। तो प्रैक्टिस सेशंस मेंस के लिए मैं आपके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। सीएचएसएल के लिए भी प्रैक्टिस सेशन आएंगे, मेंस के लिए भी, और सारे फ्री हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जब लाइव क्लास आई अटेंड करना है। जो भी डाउट है लाइव क्लास में, हर एक बंदे के लाइव डाउट क्लियर करता हूँ मैं। जो भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ साथ के साथ। और साथ ही साथ अगर आप कुछ एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो वो मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं लाइव होता ही हूँ, तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और मेरे लिए भी आसानी रहती है मुंह से बोलना, एज कम्पेयर टू मैसेज टाइप करना या वो करना। अच्छा, जो अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं, मेरा कंप्लीट कोर्स अरिथमेटिक का आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। एडवांस मैथ्स का मेरा बैच स्टार्ट हुआ है 8 जुलाई से, अभी 2-3 दिन हुए हैं और ये चल रहा है, और जल्द ही 3 से 4 महीने में खत्म होगा लगभग। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं सीजीएल 2020 देंगे,
CHSL 2020 देंगे, तो वो चाहे तो जिसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी एक ही तरीके से, एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएं और एक ही जगह से पूरा कोर्स कंप्लीट करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अब मेन आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। वी कैन ओनली टीच। तो ये मेरे बैचेस हैं, जो अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं वो तो जरूर देखें। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन करके यहाँ से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपकमिंग जो फ्री क्लासेस होंगी मेरी अनअकैडमी पे, वो होंगी 12 तारीख को एक क्लास है 1 बजे अलजेब्रा की, 15 तारीख को है 1 बजे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, और 18 तारीख को है 1 बजे CHSL के लाइव टेस्ट की। अच्छा, टाइम एंड वर्क चैप्टर कराया था मैंने आपको अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में, पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया था, बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक। तो वो चैप्टर अगर आपने कहीं से कवर नहीं कर रखा तो वहां से आप कवर कर सकते हो, काफी हेल्प मिलेगी आपको उस चीज से, आपको समझ भी आएगा पढ़ाने का तरीका कैसे होता है, हम कैसे पढ़ते हैं। अनअकैडमी पे कुछ टेस्ट आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो प्लस के जो मेंबर्स हैं उनके लिए है ये, तो वो आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर अनअकैडमी प्लस जो आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। इनका एनालिसिस कराया जाएगा, कुछ का एनालिसिस मैं भी कराऊंगा, कुछ का एनालिसिस कुछ और टीचर्स कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स का मैं कराऊंगा, बाकी और सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स कराएंगे। एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से SSC, CGL एंड CHSL के लिए, ठीक है। डिफरेंट टीचर्स हैं अनअकैडमी पे जो पढ़ करा रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन करना चाहो इसे ज्वाइन कर सकते हो। और भी बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं अनअकैडमी में, आपको पता ही है, तो उनके बैचेस अलग लगाते रहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और बैच आ रहा है, ये आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आपको पसंद करना है कि आपका फेवरेट एजुकेटर कौन है, कौन आपको रेलिवेंट पढ़ा रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन रेलिवेंट पढ़ा रहा है, मैं सभी एजुकेटर्स को बहुत अच्छे से नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, और आप बाकी एजुकेटर्स को भी जानते हो। तो आपको क्या करना है, अपने लिए बेस्ट एजुकेटर चुनना है जो आपको रेलिवेंट चीजें पढ़ाता है, रेलिवेंट चीजें कराता है, और आप उससे तैयारी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है RB10। SSC एग्जाम्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये यूज करना है, जिससे कि आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाए, और ठीक है, हमें भी फायदा होता है इस चीज का। और आप अगर ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर अनअकैडमी पे क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, उस क्रेडिट्स को भी आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो CGL 2020, CHSL 2020 की जो तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस का मौका मिलेगा देखने के, आपके डाउट्स लाइव क्लियर किए जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी RB10 कोड एप्लीकेबल होगा। रेलवे एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तब भी आप RB10 कोड अप्लाई कर सकते हो। UPSC एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से करना चाहते हो तो भी आप RB10 कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से कर रहे हो, RB10 कोड सभी में एप्लीकेबल होगा, सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको SSC एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं क्वांट सेक्शन कवर कराता हूँ, ठीक है। बाकी अगर मेंस की बात की जाए, जो मुझे लगता है मेंस के लिए, देखो मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी प्रैक्टिस। जो भी बैचेस होते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, आपको भरोसा है अपने बेसिक्स पे, आपको पता है कि आप कर लोगे चीजों को, तो मेंस के लिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जब तक आप पेन और पेपर नहीं उठाओगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैक्सिमम रिवीजन मेंस के लिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस, यही आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगा, कोई और नहीं कर सकता। प्री के लिए आपको तैयारी करा दी जाती है, मेंस लेवल तक की तैयारी करा दी जाती है। टीचर का एक लिमिटेड रोल होगा आपके सिलेक्शन में, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और प्रैक्टिस करनी है उसकी मैक्सिमम। और फिर आपको क्या देने हैं, मॉक्स देने हैं, ठीक है। मॉक्स जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतने ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, आप एग्जाम के पैटर्न से रूबरू होगे, ठीक है। आपको आदत पड़ेगी प्रेशर को हैंडल करने की, तो ये चीजें आपकी चलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।